वेलकम टू द SDI। माय नेम इज़ विनोद बेवाड़ा और हम सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। और फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। ठीक, तो मैकेनिक्स क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो हम कैसे जानें कि कौन सी चीज़ हमारी स्टैटिक्स में है, कौन सी काइनेमेटिक्स में है और कौन सी डायनेमिक्स के अंदर है। ठीक है, तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी बॉडीज़ को हम मानेंगे कि वो स्टैटिक्स के अंदर है। तो अगर कोई बॉडी, अगर सपोज करिए कि कोई बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, मान के चलिए कोई बॉडी रेस्ट पर है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो हम उसको स्टैटिक्स में कंसिडर करने वाले हैं। मान के चलिए कोई बॉडी मूविंग है, ठीक है, मान के चलिए कि कोई बॉडी मोशन के अंदर है, यानी कि उसका मोशन जो है, उसकी वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी भी है और एक्सीलरेशन गिवन है। तो हम ऐसी बॉडीज जिनकी जो मोशन के अंदर है, जिनकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हमारे पास होगा, उसको हम काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कॉस ऑफ मोशन होगा, कॉस ऑफ मोशन, उसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कि हमें फोर्स, टॉर्क या मोमेंटम, इसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो डायनेमिक्स के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि मोशन में होगा। इसके लिए हम एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कॉस ऑफ मोशन होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे, यानी कि फोर्स, टॉर्क वगैरह के बारे में भी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो हमने ये देखा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर होगी तो हम उसको स्टैटिक्स के अंदर डील करेंगे। अगर कोई बॉडी मूविंग रहेगी बट विदाउट कंसीडरिंग द कॉस ऑफ मोशन तो हम इसको काइनेमेटिक्स के अंदर डील करने वाले हैं। और अगर कोई बॉडी मूविंग है बट हमको उसके कॉस ऑफ मोशन के बारे में भी स्टडी करनी हो तो हम डायनेमिक्स के अंदर पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हम ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि वी आर गोइंग टू डील विद द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडीज इन स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, तो बॉडीज हमारे पास बहुत तरह की हो सकती है। ठीक है, बॉडीज हमारे पास जो होगी या तो वो सॉलिड बॉडी हो सकती है, ठीक है, या हमारे पास लिक्विड बॉडी हो सकती है, ठीक है, या हमारे पास कोई गैसियस बॉडी हो सकती है। ठीक है, गैसेस। अगर हमारे पास सॉलिड बॉडी, लिक्विड बॉडी और गैस बॉडी होगी तो हम इसको मैकेनिक्स के अंदर कैसे डील करने वाले हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई बॉडी सॉलिड है और वो रिजिड है, ठीक है, या तो वो रिजिड होगी या बॉडी हमारी कैसी होगी? डिफॉर्मेबल। ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडी। अगर हम बात करें कि हमारे पास लिक्विड बॉडी है, लिक्विड है, या हमारे पास गैस है, तो हम फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, इनको अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर बॉडी रिजिड है तो हम इसको मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, हम उसमें रिजिड बॉडी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सिमिलर चीज़ है, हम स्टैटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अगर डिफॉर्मेबल बॉडी होगी तो उसके बारे में हम पढ़ते नहीं है, लेकिन हम आगे जब आप इंजीनियरिंग सिलेबस पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम ये चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो अभी मेन फोकस है वो JEE है, तो हमें इस चीज़ के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी लिक्विड है तो आपको पता है कि हम इसको फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और अगर बॉडी हमारी गैस है या ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, गैसेस स्टेट में, तो हम उसको थर्मोडायनेमिक के अंदर पढ़ेंगे। ये JEE के अंदर सिलेबस में भी है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक के अंदर जैसे कि हम पढ़ते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम किस ऑब्जेक्ट को मानेंगे कि वो मोशन के अंदर है, यानी कि वो मूव कर रहा है। जनरली क्या होता है कि हमको क्या लगता है कि कोई बॉडी जो है अगर वो रेस्ट पर है, मतलब वो मूव नहीं कर रही है, तो वो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं करते हैं। जैसे कि सपोज करिए ये कोई बॉल है, ये ग्राउंड पर रखी हुई है, ठीक है, तो क्या ये मूव कर रही है?
या सपोज़ करिए कि कोई ये कोई कार है, ठीक, ये कोई कार है, ये किसी वेलोसिटी v के साथ इधर मूव कर रही है। तो क्या ये मूव कर रही है, मतलब क्या ये मोशन के अंदर है? या सपोज़ करिए कि कुछ यहाँ पे कुछ पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो क्या ये मूव कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को देखकर हम ये बोल दें कि ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे सबसे पहली जो पिक्चर हमारे दिमाग में आती है कि ये जो बॉल है जो ग्राउंड पर रखी हुई है, इसका मतलब ये मूव नहीं कर रही है, बट ऐसा नहीं है। जब हम देखते हैं कि जैसे कि हम अर्थ से देखते हैं कि मून के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है या मून देखते हैं, तो वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो मूव कर रहा है। लेकिन जैसे हम ग्राउंड से अगर इस बॉल को देख रहे हैं तो ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अगर यही चीज़ हम अगर मून के ऊपर से ये चीज़ देखेंगे तो इन विथ रिस्पेक्ट टू द मून दिस ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, ठीक है। मतलब जब तक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये कार मूव कर रही है क्योंकि ये हमारे मतलब विजुअल ऑब्जर्वेशन के साथ हमको ये लग रहा है कि ये मूव कर रही है। बर्ड्स अगर फ्लाई कर रहे हैं तो वो हमको इजीली दिख रहा है कि वो फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है कि मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मून के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो हम कैसे कहें कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है या नहीं है, ठीक है। टाइम के साथ इसकी जो लोकेशन है, यानी कि इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो मोशन में नहीं है, यानी कि वो स्टेबल में है, यानी कि रेस्ट में है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमको रेस्ट पे कब लग रहा है? जब हम यहाँ से इसको देख रहे हैं। सपोज़ ये मान के चलिए ये हम है, ठीक है। हम अगर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ठीक है। ये जो कार है अगर हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये कार हमको मूव करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये कार क्या है, मूव कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, अगर हम इसको देखें तो ये जो पक्षी उड़ रहे हैं ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उड़ रहे हैं, मतलब हम रेस्ट पर हैं तभी जब हमको ये लग रहा है कि ये मोशन के अंदर है, ठीक है। अगर हम देखें कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे कि हम जब कार में सफ़र करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही कोई प्लेटफॉर्म आने वाला होता है तो हम कहते हैं कि चलो ये प्लेटफॉर्म आ रहा है, या फिर हम बोलते हैं कि जो है कि हम दिल्ली निकल गया, या फिर हम बोलते हैं कि जैसे भोपाल निकल गया। तो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो सिटी है वो निकल रही है, लेकिन हम जो है कि मोशन में नहीं है, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, जो व्यक्ति बाहर खड़ा होगा ट्रेन के, वो क्या बोलेगा कि ट्रेन आ रही है या ट्रेन जा रही है। वो ये नहीं कहेगा कि भाई क्योंकि उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रेन मोशन के अंदर है। और अगर कोई व्यक्ति अगर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, सपोज कि कोई व्यक्ति है, ये ट्रेन के डब्बे के अंदर ही बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है। तो ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए ये होगी 0। क्यों? क्योंकि इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी जो ए पर्सन है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो यानी कि इसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आगे ये देखते हैं कि हम काइनेमेटिक्स को जो पढ़ने वाले हैं उसकी अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमको जो एलिमेंट्री अप्रोच लगानी है उसके लिए हमको सबसे पहले जो है हमको पढ़ना होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। डिस्टेंस इज द length of लेंथ, अरे यार लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
मतलब कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इट इज द डिफरेंस बिटवीन initial and final position of an object, राइट। मतलब क्या है कि सपोज करिए कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये यहाँ से मूव कर रहा है और ये किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। सपोज करिए कि ये 50 मीटर कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ये किसी पॉइंट बी पे जाता है, ए से बी, और वापस पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाता है। तो अगर हम देखें कि कोई पर्सन है, ए से बी की तरफ गया है और बी से वापस ए की तरफ गया है, तो अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो इसकी टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर की है वो कितनी हो जाएगी, 50 मीटर इसने ए से बी जाने में कवर की है और 50 मीटर बी से ए में थे, यानी कि उसने टोटल 100 मीटर डिस्टेंस कवर की है। लेकिन अगर हम बोलेंगे इसने जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी हमारी 100 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि व्यक्ति ने ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ वापस पॉइंट ए के ऊपर ही है। तो फिजिक्स क्या कहती है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी जो एक्चुअल लोकेशन को अगर चेंज नहीं कर रहा है, मतलब जो उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, 0 है, ठीक है। तो जो हमारी डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले अभी क्या देखा कि स्पीड जो है कि हमारे डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी कि हमेशा ये पॉजिटिव रहेगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं कि कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं हमारे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है कि इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट ने टोटल कितने डिस्टेंस कवर की है और उस डिस्टेंस को कवर करने में टोटल कितना टाइम लिया है, वही हमारी क्या हो जाएगी, टोटल टाइम टेकन, वही हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम एस से रिप्रेजेंट करें स्पीड को, सॉरी डिस्टेंस को, और अगर इसको टाइम को टी से रिप्रेजेंट करें, तो जो हमारी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ठीक है। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही हमारी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। लेकिन जो टोटल जो हम स्पीड की बात कर रहे हैं, यानी कि जो स्पीड है वो हमारी स्पीड क्या होगी, ये एक्चुअल में एवरेज स्पीड है। तो जो हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी, हमारे टोटल ड्यूरेशन यानी टोटल जर्नी के दौरान जो हमारे ऑब्जेक्ट ने जो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमको उसकी वेलोसिटी पता नहीं हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, तो वो वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन्स इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। मतलब जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी हमारी ds/dt, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारी वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि वेलोसिटी क्या, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब चेंज इन द, ठीक है। तो वैसे ही हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन टू द टोटल फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये क्या आ जाएगी, हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें कितना उसके डिस्प्लेसमेंट हुआ है और टू द टोटल टाइम कितना उसने लिया है, ये हमारी हो जाएगी वेलोसिटी। सिमिलरली हमारा जो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये जो हमारा हो जाएगा वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ds/dt, ठीक है। तो दोस्तों हमने पहले अभी एक चीज़ देखी थी कि जो हमारी वेलोसिटी होगी वो होगी हमारी ds/dt, और यहाँ पर हमको जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आ रही है, जो वेलोसिटी है वो भी हमारी क्या है, ds/dt। तो हम यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी है इसका अगर हम मॉड ले लें, मतलब इसका अगर हम मॉड्यूलस वैल्यू लें तो वो हमारी वेलोसिटी के बराबर आती है, ठीक है। मतलब मॉड्यूलस ऑफ द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम। मतलब कि एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल वेलोसिटी टू द फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक। यानी कि जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारा होगा dv/dt। ये क्या होगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। A particle is moving in x direction having the x coordinate as a function of time tq minus 4t square plus 2t, ठीक है। Then calculate velocity of the object at time t, ठीक है। हमको क्या करना है
पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जो उसकी जो लोकेशन है वो हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है। तो हमको अगर उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है कि किसी टाइम t पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्योंकि हमने देखा अभी कि वेलोसिटी क्या होती है हमारी ds/dt, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट को s लिख लेते हैं। s क्या है हमारे पास s गिवन है t³ - 4t² + 2t, ठीक है। हमें s गिवन है, तो जो वेलोसिटी होगी इसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम। तो वेलोसिटी जो हमारी आ जाएगी d/dt t³ - 4t² + 2t। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 3t², इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे सिंपली, -8t + 2। तो ये हमारा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर हमको कैलकुलेट करना है कि किसी टाइम t पर जो पार्टिकल है उसका एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन मतलब a एट एनी टाइम t, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास वेलोसिटी जो है 3t² - 8t + 2 है। हमें वेलोसिटी आ गई है 3t² - 8t + 2। तो हमें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है dv/dt, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा d/dt 3t² - 8t + 2। तो यहाँ से एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा हमारा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 6t - 8t, सॉरी t नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। तो जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो ये आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछे कि ऐसा कौन सा टाइम है जब हमारा एक्सीलरेशन 0 हो गया, तो एक और पार्ट इसका कर लेते हैं हम। फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, मतलब जब हमारा एक्सीलरेशन 0 है तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। तो हम एक्सीलरेशन को 0 कर देंगे, मतलब 6t - 8 को हम कर देंगे 0। तो यहाँ से हमारा t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा 8/6 यानी कि 4/3, ठीक है। अगर हम ये वैल्यू जो है हमारी इसमें पुट कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी जो हो जाएगी हमारी 4/3 का स्क्वायर -8 × 4/3 + 2। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 16/3, इससे एक कट जाएगा 32/3 + 2। इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32 - 16 -32 + 16, और ये हो जाएगा +6/3। तो ये हो जाएगा -10/3, ठीक है। तो वेलोसिटी जो हो जाएगी हमारी -10/3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है कि जो हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी है जो हमने डायरेक्शन कंसिडर की है उसके अपोजिट में है, ठीक। हम एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। A particle is moving in y direction, ठीक है, and acceleration of the particle is given as t² - 2t, ठीक। and at t is equal to 0 acceleration is
एट t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, देन कैलकुलेट। देखिए पुराने क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था, हमको डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसका पोजीशन वेक्टर गिवन था, तो उससे हमने क्या कैलकुलेट किया था, वेलोसिटी। ठीक है, फिर हमने वेलोसिटी से क्या कैलकुलेट किया था, एक्सीलरेशन। मतलब वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt। तो यहाँ से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। जब हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू पता हो गई तो हमने क्या किया, इसको एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, dv अपॉन dt। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि एक्सीलरेशन क्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको एक्सीलरेशन गिवन है, मतलब हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमको सबसे पहले क्या है, गिवन क्या है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, अब हमको एक्सीलरेशन गिवन है तो हमको क्या कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी क्या है और जो हमारा y, जो हमारा कोऑर्डिनेट है t एज अ फंक्शन ऑफ t, जो हमारा y डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। तो हमें पता है कि जो हमारा वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, सॉरी, जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे कि वेलोसिटी क्या होगा हमारा a dt। ठीक है, dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू a dt। यानी कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें dv v1 टू v2, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, कितनी आ जा रही है, टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू डी टी। यहाँ पर t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 से t इज इक्वल टू t। मतलब हमें किसी टाइम t पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे हमें वेलोसिटी गिवन है, कितनी है वो वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम रख देंगे इसको v इज इक्वल टू वी आई, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी है वो 2 गिवन है। ठीक है, तो हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, dv को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1, यानी कि डेल्टा v। हम लिमिट लगा देंगे 2 से v2। ठीक है, सॉरी v और इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t3 अपॉन 3 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको अगले पेज पे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा v माइनस 2 इज इक्वल टू टी क्यू अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा v माइनस 2 क्या था, इज इक्वल टू टी क्यू अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर, टी क्यू अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको यहाँ से हमारा जो v आ जाएगा, v हो जाएगा कितना, टी क्यू अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हमको सेकंड क्या है, हमको y कैलकुलेट करना है। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमको कैलकुलेट करना है y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी कितनी होती है, v इज इक्वल टू होता है, सॉरी हाँ, v इज इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt, या हम इसको लिख सकते हैं कि dy अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगा dy इज इक्वल टू v dt। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा dy y0 इज इक्वल टू कितना गिवन है हमारा, एट t इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 हमारा y है 1
तो किसी टाइम टी पे जो हमारा होगा क्या होगा, सपोज बाय होगा, ठीक है। तो ये होगा, हम यहाँ से v की वैल्यू रख देते हैं। v की वैल्यू कितनी है, TQ/3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 dt। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक चीज़ छूट रही है, ये होगा y-1। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपली क्या आ जाएगा y, और लिमिट हम लगा देंगे y 1 से y, तो ये हो जाएगा y-1, ठीक है। यहाँ पे जाएगा t⁴/3 इंटू 4 माइनस t⁵/3 प्लस में 2t, ठीक है। तो यहाँ से हमारा y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू t⁴/12 माइनस TQ/3 प्लस में 2t प्लस में 1, ये हो जाएगा हमारा y, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a particle is moving in xy plane and coordinate of the particle is given as TQ minus 3t square comma t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है। ये हमको पार्टिकल के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर of the particle at any time t, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है कि अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है। हमारे जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो पार्टिकल के दिए हुए हैं वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है। तो हम इसको मान लेंगे कि ये उसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में इसके कोऑर्डिनेट है और ये उसके वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट है। तो जो पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। तो हम इसके अगर पोजीशन वेक्टर को लिखना चाहें तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हम इसको आर से शो कर देते हैं। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, TQ माइनस 3t स्क्वायर आई कैप प्लस t स्क्वायर माइनस 2t जे कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा उसका पोजीशन वेक्टर। अगर कोई हमसे पूछे कि इसका किसी टाइम t पर x और y एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, तो हमें पता है कि इसके एज अ फंक्शन ऑफ t हमें पार्टिकल की जो है पोजीशन वेक्टर पता है। तो हम इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब अगर हमको कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो हो जाएगी हमारी dr/dt, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 6t आई कैप। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2t माइनस 2 जे कैप, ठीक है। यानी कि उस पार्टिकल की हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगी, ठीक है।
अब अगर हम उसको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, तो वो कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो यहाँ से हमें हमारे पास वेलोसिटी है कितना है, 3t² माइनस 6t d अपॉन dt हो जाएगा 3t² माइनस 6t आई कैप प्लस 2t माइनस 2 जे कैप, ठीक है। तो हम इसको, अगर हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा तो हम इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6t माइनस 6 आई कैप प्लस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो एक्स डायरेक्शन में अभी भी वेरी कर रहा है, लेकिन वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट हो गया। मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन है वो वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। हमने यहाँ पे इसका कारण क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि जो पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स एक्सिस में क्यूबिक एज अ फंक्शन ऑफ क्यूबिक फंक्शन है, और यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसकी जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप से कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे जो पैराबोलिक इक्वेशन है तो इसका कर्व कैसा बनेगा, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 है तो कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पावर है, पॉलिनोमियल की पावर है, वो एक पावर ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, इसकी पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे देखने की बात ये है कि इसमें एक्सेलरेशन जो है x के एज अ फंक्शन ऑफ t तो वेरी कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ x, बट y डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी, कैलकुलेट the velocity of the particle if the acceleration in x direction is 0। अगर हमसे कोई वेलोसिटी पूछे कि अगर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है हमारा 0 हो जाए तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 6t माइनस 6। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है, 6t माइनस 6। अगर हम इसको 0 करेंगे तो यहाँ से हमारी t की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू 6/6 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी है हमारी तो क्या आ जाएगी, 3t² माइनस 6t आई कैप प्लस 2t माइनस 2 जे कैप। अगर हम इसमें t की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट 0, पुट t इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, तो हमारी जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 6 आई कैप प्लस 2 माइनस 2 जे कैप, यानी कि जो वेलोसिटी आ जाएगी वो हमारी होगी -3 आई कैप। मतलब पार्टिकल जो होगा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमारा सिर्फ x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। अगर हमसे कोई पूछे कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कभी 0 हो सकता है क्या, तो कभी भी इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, लेकिन y डायरेक्शन में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि अगर हमसे इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 60 माइनस 6, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो गिवन है 60 माइनस 6 आई कैप
प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप। अगर ये हमारा एक्सीलरेशन है, अगर कोई बोले कि इसका एक्सीलरेशन कब जीरो होगा, तो एक्स डायरेक्शन में तो हम एक्सीलरेशन को जीरो कर सकते हैं, लेकिन वाई डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन अगर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, √60 - 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है, इट कैन नेवर बी ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब हमारा पार्टिकल जो है वो कभी भी उसकी एक्सीलरेशन जो होगा कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। एक्स डायरेक्शन में विल वेरी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वाई डायरेक्शन में जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ठीक है। मतलब जो है कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे जो हमने अप्रोच लगाई है वो बहुत ही एलिमेंट्री अप्रोच है, लेकिन क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो जेईई के अंदर आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते हैं, हमको कुछ क्वेश्चंस ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करने होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ग्राफिकल अप्रोच लगाकर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो गाइज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।